हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है आदिल मासूम और आज हम एक और स्टेट ऑफ मैटर स्टडी करेंगे जिसको हम लिक्विड बोलते हैं। अब लिक्विड क्या होती है? एक ऐसी स्टेट होती है, ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो पार्टिकल होते हैं मॉलिक्यूल, वो एक दूसरे से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के ज़रिए अटैच्ड होते हैं। जब भी मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से अटैच हो, पर वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतना लार्ज क्वांटिटी वाला ना हो, इतना हाई ना हो। अगर हाई होगा तो पार्टिकल जो मॉलिक्यूल है टाइटली पैक होंगे, अगर उससे कम होगा तो पार्टिकल लूजली पैक होंगे। तो ऐसी स्टेट जिसमें जो पार्टिकल मॉलिक्यूल हैं उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो जीरो से तो ग्रेटर हो, यानी उसके बीच में हो, पर इतना हाई ना हो, लो हो, और मॉलिक्यूल जो हो एक दूसरे से लूजली पैक होकर डिस्टेंस पे अरेंज हो। ऐसी स्टेट ऑफ मैटर को हम क्या बोलते हैं? लिक्विड बोलते हैं। ऐसी स्टेट जिसमें जो पार्टिकल होते हैं उसके बीच में जो फिजिकल बॉन्ड है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो जीरो से तो ज़्यादा हो, पर सॉलिड जो स्टेट होती है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच से कम हो। अगर कम होगा तो मॉलिक्यूल टाइटली पैक नहीं होंगे, एक डिस्टेंस पे क्या करेंगे, लाई करेंगे, एक डिस्टेंस पे रहेंगे। तो ऐसी स्टेट जिसमें पार्टिकल यानी मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो हो वो कम हो सॉलिड से, और जिसकी वजह से जो पार्टिकल हो मॉलिक्यूल वो डिस्टेंस पे लाए हो। अगर डिस्टेंस पे लाए होंगे तो उसके पास शेप तो नहीं होगी, पर डिस्टेंस पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ लाए होने यानी अरेंज होने की वजह से उसके पास डेफिनेट वॉल्यूम होगा। तो ऐसी स्टेट जिसमें पार्टिकल यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ा कम हो सॉलिड से, जिसकी वजह से पार्टिकल डिस्टेंस पे हो। अगर डिस्टेंस पे होंगे तो उसके पास डेफिनेट शेप नहीं होगी, पर क्या होगा? डेफिनेट वॉल्यूम। तो ऐसी स्टेट जिसमें में मैटर के पास डेफिनेट शेप तो ना हो पर डेफिनेट वॉल्यूम हो। क्यों? कि उसका जो मॉलिक्यूल है उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो स्मॉल है। स्मॉल होने की वजह से वो डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस होने की वजह से उसके पास डेफिनेट शेप तो नहीं, पर क्या है? डेफिनेट वॉल्यूम। ऐसी स्टेट ऑफ मैटर को हम क्या बोलते हैं? लिक्विड बोलते हैं। जैसा कि इसमें जो पार्टिकल होते हैं एक दूसरे से लार्जली सेपरेटेड नहीं होते, एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पे लाए होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उसके बीच में लगता है। अगर स्मॉल डिस्टेंस पे लाए होंगे, अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे तो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने से थोड़े ही मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक आ सकेंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। अगर इसको मैं और नज़दीक लाऊंगा तो और नज़दीक लाने की वजह से क्या होगा कि मॉलिक्यूल एटम का बना हुआ है, और एटम के बाहर क्या मौजूद होते हैं? इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो अगर मॉलिक्यूल के नज़दीक आएगा तो मॉलिक्यूल नज़दीक आएगा, इसका मतलब है एटम नज़दीक आ रहे हैं। एटम नज़दीक आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन नज़दीक आ रहे हैं। तो इसके नज़दीक आने से क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स एक्ट होगा, ये मॉलिक्यूल नज़दीक आ ना सकेंगे। इसलिए जब भी हम एक्सटर्नल प्रेशर लिक्विड पे अप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूल थोड़ा ही एक दूसरे के पास आ सकते हैं, यानी थोड़ा ही वॉल्यूम चेंज हो सकता है। अगर थोड़ा ही वॉल्यूम तब्दील होगा, इस वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है, वॉल्यूम थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंप्रेशन बोलते हैं। तो लिक्विड जो प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड जो स्टेट होती है मैटर की, उसमें कंप्रेशन जो होता है वो स्मॉल होता है, स्मॉल कंप्रेशन होता है। क्यों? कि उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं डिस्टेंस पे लाए होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो वीक होता है। अगर थोड़ा हम फोर्स अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल तो मॉलिक्यूल जरा सा भी नजदीक नहीं आ सकेंगे, क्योंकि उसमें के बीच में रिपल्सिव फोर्स स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए इसमें मॉलिक्यूल थोड़ा ही नजदीक आ सकते हैं, वॉल्यूम थोड़ा ही डिक्रीज हो सकता है, यानी थोड़ी क्या हो सकती है? कंप्रेशन हो सकती है। पर अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे और प्रेशर को अगर इंक्रीज करेंगे, एक होता है प्रेशर को इंक्रीज करना, अगर प्रेशर को हम इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर सेम होगा तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक नहीं आ सकेंगे, क्योंकि उसके पास मोशन भी है। उसके अलावा जब ये नज़दीक आएंगे तो रिपल्सिव फोर्स एक्ट होगा, तो वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होगा, यानी कंप्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं होगी। पर हम जब टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे और प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर को डिक्रीज करने से जो एनर्जी होगी पार्टिकल्स से वो रिलीज होगी, और उसका मोशन भी थोड़ा डिक्रीज होगा। जब मोशन डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल नज़दीक आएंगे, अट्रैक्टिव फोर्स थोड़ा इंक्रीज होना शुरू होंगे। जब अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज होना शुरू होंगे तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से नज़दीक आएंगे, नज़दीक आकर फिजिकल बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, टाइटली पैक होंगे, और कौन सी स्टेट बनाएंगे?
सॉलिड, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग या कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो कंप्रेशन जो प्रॉपर्टी होती है, कंप्रेशन जो प्रॉपर्टी होती है वो लिक्विड की नहीं होती। लिक्विड में कौन सा फिनोमेना होता है, कॉन्ट्रैक्शन, या जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन या फ्रीजिंग दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर पे और दूसरा प्रेशर पे। अगर टेम्परेचर को हम डिक्रीज करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, मॉलिक्यूल नजदीक आएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज होगा और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। इस प्रोसेस को कॉन्ट्रैक्शन या क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं, जिसमें वॉल्यूम डिक्रीज होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के इंक्रीज होने से। ये कंप्रेशन शो ये स्टेट नहीं कर रही करती, पर कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है, कॉन्ट्रैक्शन या जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें कि इसके पार्टिकल को हम हीटअप करेंगे, हीट करने के साथ टेम्परेचर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो जो माल पार्टिकल एक दूसरे से टकराएंगे, टकरा कर एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। अगर दूर चले जाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस इंक्रीज होने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में सब्सटेंस का वॉल्यूम जो हो इंक्रीज हो, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन बोलते हैं। तो ये जो एक्सपेंशन होती है ये तब होती है जब हम लिक्विड को क्या देते हैं, टेम्परेचर देते हैं। और कंप्रेशन तब होती है, यानी कॉन्ट्रैक्शन, कंप्रेशन तो नहीं होती पर कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसको फ्रीजिंग बोलते हैं, तब होती है जब टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन यहाँ क्या होगी, फ्रीजिंग होगी। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो कौन सा फिनोमेना शो होगा, एक्सपेंशन शो होगा। तो कंट्रैक्टिलिटी और एक्सपांसिबिलिटी ये दो प्रॉपर्टी होती हैं किसकी, लिक्विड की, पर कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती, कंप्रेशन प्रॉपर्टी नहीं होती। उसके अलावा हमने कहा था कि जब भी जो पार्टिकल होते हैं किसी कंटेनर के अंदर हम रखेंगे, तो कंटेनर के अंदर हम रखेंगे तो ये पार्टिकल यूजुअली लिक्विड है तो लिक्विड में पार्टिकल मॉलिक्यूल है, ये भी क्या में किस में होते हैं, मोशन में होते हैं, पर एक जगह पे मोशन परफॉर्म करते हैं क्योंकि उसके बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है। अगर हम इस कंटेनर को अगर ओपन कर देंगे या किसी दूसरी चीज से मिक्स करेंगे तो ये जो मिक्सिंग होने वाली प्रोसेस होगी दूसरी चीज से वो स्लो होगी, क्योंकि उसके बीच में क्या मौजूद है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मौजूद है। जैसा कि हमने कल पढ़ा था गैसेज स्टेट में कि गैसेज स्टेट जो होती हैं इसमें लार्ज काइनेटिक एनर्जी होती है, अट्रैक्टिव फोर्स लगते ही नहीं काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करने से ये यहाँ तो ये स्मॉल होल से पास होते हैं या तो लार्ज होल से पास होते हैं, लार्ज होल से पास होकर एयर से मिक्स हो जाते हैं। इस मिक्सिंग होने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो एयर के बीच में जो मॉलिक्यूल के पास बीटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होने की वजह से पार्टिकल आसानी से क्या करते हैं, हाई प्रेशर हाई कंप्रेस्ड एरिया से मूव करते हैं, एयर के अंदर मिक्स हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। पर जो लिक्विड होते हैं उसके बीच में जैसा कि मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगने की वजह से पार्टिकल आसानी से मूव नहीं कर सकते, यानी मिक्सिंग होने वाली जो प्रोसेस है इसमें इतनी फास्ट नहीं होती, यानी इतनी तेज नहीं होती। तो इसमें जो मिक्सिंग होने वाली प्रोसेस है जिसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं, ये स्मॉल होती है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। फॉर एग्जांपल एक हमने वाटर लिया और दूसरी इंक ली, ये इंक भी क्या है, लिक्विड है, वाटर भी क्या है, लिक्विड। इन दोनों को हमने एक दूसरे में डाला तो ये एक दूसरे में मिक्स होना शुरू होंगी, पर ये मिक्सिंग वाली जो प्रोसेस होती है वो इतनी फास्ट नहीं होती क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होने की वजह से पार्टिकल आसानी से मूव नहीं कर सकते, यानी एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते। मिक्स नहीं होंगे तो इसमें डिफ्यूजन वाली प्रॉपर्टी क्या होगी, कम होगी। तो ऐसी स्टेट जिसमें पार्टिकल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो हो स्मॉल हो, पार्टिकल डिस्टेंस पे लाई करें और उसके पास डेफिनेट शेप ना हो पर डेफिनेट वॉल्यूम हो, वो कंप्रेशन नहीं पर कंट्रैक्टिलिटी या फ्रीजिंग शो करे, एक्सपेंशन शो करे टेम्परेचर डिक्रीज या इंक्रीज होने की वजह से। इस स्टेटोमीटर को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं। और इस लिक्विड में जैसा कि पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इसलिए ये पार्टिकल जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होने की वजह से इसमें डिफ्यूजन वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, कम होती है। ठीक है। उसके अलावा जैसा कि ये जो लिक्विड होते हैं, अगर हम इस लिक्विड को कंटेनर में रखेंगे और एक जगह से हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये प्रेशर जो लिक्विड होगा ऑल डायरेक्शन में क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। प्रेशर जो होगा वो क्या करेगा, ऑल डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, इस लॉ को हम पास्कल लॉ बोलते हैं। पास्कल लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि जब भी हम किसी लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उस लिक्विड जो लिक्विड होता है वो जो प्रेशर अब अप्लाई किया है लिक्विड पे, लिक्विड हर एक जगह पे
इक्वली प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट करता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस लॉ को हम पास्कल लॉ प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो लिक्विड जो होता है वो भी प्रेशर अप्लाई कर सकता है जब हम एक्सटर्नली उसको कोई प्रेशर अप्लाई करेंगे। जब एक्सटर्नली अप्लाई करेंगे तभी वो लिक्विड उसको उस प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए इक्वली प्रेशर हर डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, और इसके लॉ को हम क्या बोलते हैं, पास्कल लॉ बोलते हैं। तो ऐसी स्टेट जिसमें पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो, सॉलिड से मॉलिक्यूल डिस्टेंस पे लाई करें, उसके पास डेफिनेट शेप ना हो पर डेफिनेट वॉल्यूम हो, वो कंप्रेशन शो नहीं करे, वो स्मॉल कंप्रेशन शो करे पर कॉन्ट्रैक्टिलिटी या फ्रीजिंग शो करे टेम्परेचर के डिक्रीज होने पर, एक्सपेंशन शो करे टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर, उसमें डिफ्यूजन जो प्रॉपर्टी है वो कम हो ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और वो प्रेशर अप्लाई कर सके जब एक्सटर्नली उसको अप्लाई करें ड्यू टू पास्कल लॉ। ऐसी स्टेट ऑफ मैटर को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं। ठीक है, तो लिक्विड में पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा सॉलिड से, वो डिस्टेंस पे लाई करेंगे, उसके पास डेफिनेट शेप नहीं होगी, डेफिनेट वॉल्यूम होगा, कंप्रेशन स्मॉल शो करेगा पर कॉन्ट्रैक्टिलिटी या फ्रीजिंग शो करेगा टेम्परेचर डिक्रीज होने पर, एक्सपेंशन शो करेगा टेम्परेचर इंक्रीज होने पर, उसमें डिफ्यूजन प्रॉपर्टी कम होगी, और प्रेशर भी वो अप्लाई कर सकेगा एक्सटर्नल जब उसको प्रेशर अप्लाई करेंगे पास्कल लॉ की वजह से। इस स्टेट ऑफ मैटर को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि लिक्विड में पार्टिकल जो होते हैं उनके ये डिस्टेंस पे लाए होते हैं, उनके बीच में क्या लग रहा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, या जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली फिजिकल बॉन्ड बोलते हैं। तो ये फिजिकल बॉन्ड जो होता है लिक्विड के बीच में लगता है। अगर हम लिक्विड को देखें तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दो वे में लगता है, दो तरीकों से लगता है। ऐसा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है जो एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल जो उसके नियर बाय है उसके बीच में लगता है। ये जो बीच में एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है, इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं। तो लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, एक मॉलिक्यूल और उसके नियर बाय जो मॉलिक्यूल के उसके बीच में लगता है, इस नियर बाय फोर्स को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं। उसके अलावा एक अपर मॉलिक्यूल और टेंजेंशियल फोर्स लगने की वजह से ये किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेयर के फॉर्म में। जो लिक्विड स्टेट होती है उसमें मॉलिक्यूल किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेयर्स के फॉर्म में। क्यों लेयर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि उसके बीच में कौन सा फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और वो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं। टेंजेंशियल फोर्स होने की वजह से ये जो लिक्विड होता है उसमें मॉलिक्यूल्स किसके फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं, लेयर्स के फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं। उसके अलावा एक दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है जिसमें अपर मॉलिक्यूल जो होता है उसको लोअर मॉलिक्यूल क्या करता है, खींचता है। ये जो फोर्स होता है, ये जो लोअर मॉलिक्यूल अपर मॉलिक्यूल पर अप्लाई करता है, इसके बीच में 90 डिग्री बनती है। ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स बोलते हैं। तो लेयर्स, ये जो लेयर है इसमें मॉलिक्यूल है, इसके बीच में जो फोर्स लगता है वो टेंजेंशियल फोर्स। एक लेयर और दूसरी लेयर के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है 90 डिग्री पर, उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स बोलते हैं। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है टेंजेंशियल या परपेंडिकुलर, जो ये लिक्विड में लगता है। ये जो टेंजेंशियल जो फोर्स होता है जो लगता है लिक्विड की लेयर्स में दो मॉलिक्यूल के बीच में, वो ग्रेटर देन 0 होता है। यानी ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की स्ट्रेंथ जो होती है बहुत ज्यादा होती है। कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की, जो टेंजेंशियली जो होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। पर ये जो परपेंडिकुलर जो फोर्स होता है ना, ये इक्वल्स टू 0 होता है। यानी ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को जरा सा भी अट्रैक्ट नहीं कर सकता। इसलिए जो लिक्विड होते हैं उसमें जो पार्टिकल होते हैं ना, वो लेयर्स के फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं, क्योंकि उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बेसिकली किस किस्म का होता है, टेंजेंशियल होता है। परपेंडिकुलर फोर्स क्या होता है, अप्रोचेस टू 0। पर यानी टेंजेंशियल फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेगा, मॉलिक्यूल्स लेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी, पर जो डाउनवर्ड फोर्स होता है परपेंडिकुलर, वो अप्रोचेस टू क्या होगा, 0 होने की वजह से जब भी मैं इस लिक्विड को प्रेशर अप्लाई करूंगा, ये लिक्विड क्या करेगा, मूव करेगा। मूव इस तरह करेगा कि इसमें जैसा कि परपेंडिकुलर फोर्स 0 है, तो ये मॉलिक्यूल टेंजेंशियल फोर्स ग्रेटर देन 0 है, तो मॉलिक्यूल लेयर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट होंगे। अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करूंगा तो क्या करेगा, ये लिक्विड की जो लेयर्स हैं क्या करेंगी, मूव करेंगी। लिक्विड की जो लेयर्स हैं वो क्या करेंगी, बेसिकली मूव करेंगी। ये मॉलिक्यूल है, ये लेयर है,
ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं जिसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, और ये नियर बाय जो लग रहा है इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं। पर जो ऊपर और नीचे वाले जो लेयर्स हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें परपेंडिकुलर फोर्स क्या होता है, जीरो। अगर हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये जो लिक्विड होंगे वो लेयर्स के फॉर्म में क्या करेंगे, मूव करेंगे, क्योंकि उसके बीच में टेंजेंशियल फोर्स होगा। अगर परपेंडिकुलर फोर्स भी होगा तो प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये मॉलिक्यूल की लेयर, ये एक लेयर है मॉलिक्यूल की, ये दूसरी लेयर है। जैसा कि इसके बीच में परपेंडिकुलर फोर्स है, ये परपेंडिकुलर फोर्स जीरो है। अगर इसको हम प्रेशर अप्लाई करेंगे कि ये लेयर जो होगी इस लेयर के ऊपर क्या करेगी, मूव करेगी। यानी एक जब भी लिक्विड को हम जब भी लिक्विड के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं कि तो उसके मॉलिक्यूल्स किसके फॉर्म में मूव करते हैं, लेयर्स के फॉर्म में, क्योंकि उसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। पर जो सॉलिड होते हैं उसमें ये टेंजेंशियल फोर्स, साइड वाइज फोर्सेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, और परपेंडिकुलर फोर्स जो लेयर्स के बीच में लगते हैं वो भी ज्यादा होता है। अगर उसको हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये लेयर्स के फॉर्म में मूव नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, ये परपेंडिकुलर फोर्स लगता है। तो परपेंडिकुलर फोर्स एब्सेंट होता है किसमें, लिक्विड में। इसलिए लिक्विड किसके फॉर्म में मूव करते हैं, बेसिकली लेयर्स के फॉर्म में मूव करते हैं। ये जो लेयर्स के फॉर्म में मूव करते हैं, ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, फ्लो बोलते हैं। ऐसा मोशन जिसमें जो सब्सटेंस है वो किसके फॉर्म में मूव करे, लेयर्स के फॉर्म में मूव करे, इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, फ्लो बोलते हैं। और वो सब्सटेंस, वो स्टेट ऑफ मैटर जो जिसमें फ्लो वाली प्रॉपर्टी है, जिसमें मॉलिक्यूल लेयर्स के फॉर्म में मूव करते हैं यानी फ्लो करते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट ऑफ मैटर को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है किसकी, लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, यानी स्टेट ऑफ मैटर की प्रॉपर्टी होती है, जिसमें मॉलिक्यूल्स किसके फॉर्म में मूव करते हैं, लेयर्स के फॉर्म में, यानी क्या शो करते हैं, फ्लो शो करते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी बोलते हैं। तो फ्लूइडिटी किसकी प्रॉपर्टी होती है, बेसिकली लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। क्यों लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि वो लिक्विड के ऊपर जब भी प्रेशर अप्लाई होता है तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं किसके फॉर्म में मूव करते हैं, लेयर्स के फॉर्म में मूव करते हैं, क्योंकि उसके बीच में टेंजेंशियल फोर्स होता है और परपेंडिकुलर फोर्स एब्सेंट होता है। इसलिए ये मॉलिक्यूल्स किसके फॉर्म में मूव करते हैं, लेयर्स के फॉर्म में। इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, फ्लो, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी बोलती हैं। तो लिक्विड की बेसिकली कौन सी प्रॉपर्टी होती है, फ्लूइडिटी होती है। जैसा कि लिक्विड क्या शो कर रही है, फ्लूइडिटी, यानी उस कौन सा मोशन शो करती है, फ्लूइडिटी। इसलिए हम लिक्विड को क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है, ऐसा सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स लेयर्स के फॉर्म में मूव करते हैं, यानी क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। तो लिक्विड को दूसरा हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड। क्यों फ्लूइड बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लेयर्स के फॉर्म में मूव करते हैं, यानी क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। तो इसलिए ये लिक्विड होता है उसकी प्रॉपर्टी कौन सी होती है, फ्लूइडिटी, यानी वो लेयर्स के फॉर्म में मूव करता है। इसलिए इस लिक्विड को दूसरा हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स किसके फॉर्म में मूव करते हैं, लेयर्स के फॉर्म में। लेयर्स के फॉर्म में मूव करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लो बोलते हैं। अब ये फ्लो दो किस्म का होता है। एक ऐसा फ्लो होता है जिसमें मॉलिक्यूल लेयर्स के फॉर्म में तो मूव करते हैं पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं करते। फॉर एग्जांपल ये एक लिक्विड का लेयर है, लिक्विड फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है, उसका एक लेयर है जिसमें ये पार्टिकल है 1 2 3 4 5 6 ये मूव कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद मैंने इस लेयर को देखा कि इसमें पार्टिकल की पोजीशन तब्दील नहीं हो रही। तो ऐसा मोशन, ऐसा फ्लो जिस फ्लो में पार्टिकल लेयर्स के फॉर्म में तो मूव करे, मॉलिक्यूल लेयर्स के फॉर्म में तो मूव करें पर अपनी पोजीशन तब्दील ना करें, ऐसे फ्लो को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। तो ये कौन सा फ्लो होगा, ये बेसिकली ऐसा फ्लो होगा जिसमें पार्टिकल की पोजीशन तब्दील नहीं हो रही। ऐसे फ्लो को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। ठीक है। उसके अलावा एक दूसरा फ्लो होता है जिस फ्लो में क्या होता है, पार्टिकल जब भी मूव करते हैं ना तो फोर्स इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से ये पार्टिकल जो होते हैं अपनी पोजीशन को तब्दील करते हैं। ये भी फ्लो है, इसमें पार्टिकल लेयर्स के फॉर्म में मूव कर रहे हैं, पर जब मूव कर रहे हैं तो अपनी पोजीशन तब्दील कर रहे हैं। तो थोड़ी देर के बाद मैं इस लेयर को देखता हूं कि तो ये जो 3 पार्टिकल जो थर्ड पोजीशन पे था फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, और ये फर्स्ट पार्टिकल जो फर्स्ट पोजीशन पे था वो सेकंड पोजीशन पे आ गया, यानी इसमें पोजीशन पार्टिकल की क्या हो गई, तब्दील। ऐसे फ्लो को हम क्या बोलते हैं,
टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। तो लिक्विड बेसिकली क्या शो करता है, फ्लो कर शो करता है, फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी होती है इसलिए इसको हम फ्लूइड बोलते हैं। और फ्लो कितने किस्म का शो करता है, 2 किस्म का, एक क्या होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो और दूसरा फ्लो होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो में पोजीशन ऑफ पार्टिकल तब्दील नहीं होती, टर्बुलेंट फ्लो में क्या होती है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्या होते हैं, तब्दील होते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि कब स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, कब टर्बुलेंट फ्लो होगा, तो कब पार्टिकल अपनी पोजीशन तब्दील नहीं करेंगे, कब पार्टिकल अपनी पोजीशन तब्दील करेंगे। तो ये डिपेंड होता है हमारे अप्लाइड फोर्स या अप्लाइड प्रेशर पे। अगर हम प्रेशर या फोर्स लो अप्लाई करेंगे, स्मॉल क्वांटिटी में अप्लाई करेंगे, तो स्मॉल क्वांटिटी में अप्लाई करने की वजह से ये पार्टिकल अपनी पोजीशन नहीं शो करेंगे, आसानी से क्या करेंगे, मूव करेंगे एक दूसरे के ऊपर लेयर्स के फॉर्म में और पोजीशन अपनी तब्दील नहीं करेंगे। तब कौन सा फ्लो होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। पर अगर हम फोर्स को इंक्रीज करते जाएं, फोर्स की इंटेंसिटी ज्यादा करते जाएं, प्रेशर ज्यादा करते जाएं लिक्विड के ऊपर, तो पार्टिकल अपनी पोजीशन क्या करेंगे, तब्दील करेंगे। ऐसे फ्लो को हम क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो लो फोर्स और लो प्रेशर पे होता है, पर हाई फोर्स एंड हाई प्रेशर पे कौन सा फ्लो होता है, बेसिकली टर्बुलेंट फ्लो होता है। ठीक है, अगर हम स्मॉल फोर्स अप्लाई करते हैं तो कौन सा फ्लो होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रीम में अगर फोर्स को इंक्रीज कर दें एकदम, तो मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन तब्दील करेंगे, यानी कौन सा फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो एक ऐसी वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी के ऊपर अगर हम जाएंगे तो पार्टिकल स्ट्रीमलाइन से कौन सा मोशन स्टार्ट करेंगे, टर्बुलेंट मोशन स्टार्ट करेंगे, यानी स्ट्रीमलाइन मोशन कन्वर्ट हो जाएगा टर्बुलेंट मोशन में। ऐसी वेलोसिटी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। ऐसी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के ऊपर अगर सब्सटेंस मूव करेगा, फ्लूइड मूव करेगा, तो उसमें पोजीशन तब्दील हो जाएगी, यानी फ्लो कौन सा होगा, टर्बुलेंट। ऐसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। अगर फोर्स लो होगा, प्रेशर लो होगा, तो फ्लो कौन सा होगा, स्ट्रीमलाइन। फोर्स ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, तो फ्लो कौन सा होगा, टर्बुलेंट। और स्मॉल फोर्स से अगर हम ज्यादा फोर्स करेंगे तो स्ट्रीमलाइन फ्लो कन्वर्ट होकर जाएगा किसमें, टर्बुलेंट फ्लो में। इस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये एक लिक्विड है, लिक्विड के ऊपर मैंने प्रेशर अप्लाई किया, ये एक सरफेस है और सरफेस के ऊपर लिक्विड क्या कर रही है, मूव कर रही है, लेयर्स के फॉर्म में मूव कर रही है। जैसा कि इसकी पोजीशन फॉर एग्जांपल तब्दील नहीं हो रही है, तो फॉर एग्जांपल ये कौन सा मोशन है, एक स्ट्रीमलाइन मोशन है। फॉर एग्जांपल मैंने गिलास ऑफ वाटर लिया, थोड़ा फोर्स उसके ऊपर गिराया, तो गिलास ऑफ वाटर में जो वाटर है वो लेयर्स के फॉर्म में मूव करने लगा यहाँ, और जैसा कि इसमें पार्टिकल पोजीशन तब्दील नहीं कर रहे, तो कौन सा फ्लो करने लगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो करने लगा। तो जब भी लिक्विड को हम थोड़े फोर्स से अप्लाई करते हैं तो वो कौन सा फ्लो शो करता है, बेसिकली स्ट्रीमलाइन फ्लो शो करता है। तो हमने ये एक फ्लो दिखाया है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो। ये एक सरफेस है, प्लेन सरफेस, उसके ऊपर हमने लिक्विड गिराया है, लिक्विड गिराया तो ये लेयर्स के फॉर्म में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये जो डाउनवर्ड जो लेयर होता है, जो सबसे ज्यादा इस प्लेन सरफेस के साथ जो लेयर बेसिकली कांटेक्ट में होता है ना, जैसा कि सरफेस के बीच में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं, सिमिलर मॉलिक्यूल फोर्स अप्लाई करेंगे उसको हम कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल फोर्स अप्लाई करेंगे उसको हम एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो क्या होगा, ये वाटर के मॉलिक्यूल को ये सरफेस वाला मॉलिक्यूल क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, यानी यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा, एडहेसिव फोर्स लगेगा। ये कौन सा फोर्स है, एडहेसिव फोर्स है। और ये एडहेसिव फोर्स ग्रेटर होगा किससे, इन वाटर मॉलिक्यूल में बीच में लगने वाले फोर्स यानी कोहेसिव फोर्स से। अगर ये सरफेस इसके ऊपर फोर्स ज्यादा अप्लाई करेगी, यानी फिर एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा कोहेसिव फोर्स से, तो ये जो लेयर है बेसिकली वाटर के लेयर या लिक्विड की लेयर इस सरफेस के साथ अटैच हो जाएगी, यानी ओवरऑल इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बेसिकली जीरो होगी। क्या होगी, जीरो होगी। यानी जब भी किसी हम फ्लूइड को मूव कराते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर, जो पहला लेयर होता है, जो प्लेन लेयर्स सरफेस के बीच में कांटेक्ट में होता है, उसका क्या होता है, एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, यानी प्लेन सरफेस उस लिक्विड के ऊपर ज्यादा फोर्स अप्लाई करती है, लिक्विड के बीच में इतना फोर्स नहीं होता, यानी एडहेसिव फोर्स ग्रेटर होता है किसी कोहेसिव फोर्स से। अगर ग्रेटर होगा तो लेयर मूव नहीं कर पाएगी, इसके साथ अटैच हो जाएगी, यानी इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। बका जो लेयर है इसके ऊपर स्लाइड करते हुए फ्लो करते हुए स्ट्रीमलाइन फ्लो करते हुए क्या करेंगी, मूव करेंगी। ठीक है, तो ये एक फ्लूइड है, इसको मैंने स्ट्रीमलाइन फ्लो कराया इस सरफेस के ऊपर, सरफेस के
सरफेस है जो लेयर कांटेक्ट में, उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, क्योंकि उसका एडहेसिव फोर्स ग्रेटर है किससे, कोहेसिव फोर्स से। पर जो ऊपर लेयर हैं ये इस लेयर के ऊपर स्लिप करके मूव कर रहे हैं, यानी क्या शो कर रहे हैं, फ्लो शो कर रहे हैं। जब ये मूव कर रहे हैं तो क्या होता है, बेसिकली ये जो लेयर जब मूव करता है इस पे स्लिप होता है। जब ये लेयर क्या होता है, बेसिकली स्लिप करके मूव करता है ना, ये लेयर स्लिप करके आगे जब मूव करता है और ये लेयर स्लिप करके आगे जब मूव करेंगे बेसिकली, तो क्या होगा कि लेयर जब स्लिप करके आगे मूव करेंगे तो क्या होगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, ऊपर वाले मॉलिक्यूल जब ये स्लिप करके मूव करेंगे तो क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल जो मूव कर रहे हैं इसकी वेलोसिटी में रेजिस्टेंस पैदा होगा। क्यों रेजिस्टेंस पैदा होगा कि ये लेयर अपनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, जब ये इसके ऊपर स्लिप हो जाएगी तो इस वाटर मॉलिक्यूल की में जो लेयर्स की स्पीड है, मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी जब भी एक दूसरे पर स्लिप होती है तो क्या होता है, एक फोर्स पैदा होता है जो मॉलिक्यूल्स अपर लेयर लोअर लेयर पे अप्लाई करती है। उसके अप्लाई होने से क्या होता है, इस लोअर लेयर की वेलोसिटी क्या होती है, बेसिकली डिक्रीज हो जाती है। तो ऐसा फोर्स जो अपर लेयर ऑफ फ्लूइड लोअर लेयर ऑफ फ्लूइड पे अप्लाई करे जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाए, इस फोर्स को हम विस्कस ड्रैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्कस ड्रैग बोलते हैं। मतलब कि जब भी कोई फ्लूइड क्या करेगा, लेयर्स के फॉर्म में मूव करेगा, जो लेयर सरफेस के कांटेक्ट में होगी उसकी वेलोसिटी 0 होगी, बकाया लेयर स्लिप करके आगे मूव करेंगे। जब स्लिप करके आगे मूव करेंगी तो एक लेयर दूसरी लेयर पे फोर्स अप्लाई करेगी, वो फोर्स क्या करेगा, इस लेयर के मोशन को डिक्रीज करेगा। ऐसे फोर्स जो लेयर अप्लाई कर रहे हैं इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, विस्कस ड्रैग। और जो मोशन डिक्रीज हो रहा है इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। ऐसी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, बेसिकली फ्लूइड यानी किसकी होती है, जो फ्लो कर सकते हैं, यानी लिक्विड जब फ्लो करते हैं उसके बीच में विस्कस ड्रैग लगता है, यानी लेयर से एक दूसरे फोर्स अप्लाई करके आगे चली जाती हैं और एक दूसरे की वेलोसिटी डिक्रीज करती हैं। ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें सब्सटेंस जब फ्लो हो उस फ्लो की रफ्तार जो डिक्रीज हो जाए, विस्कस ड्रैग फोर्स पैदा होने की वजह से, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। तो लिक्विड की प्रॉपर्टी फ्लूइडिटी भी होती है क्योंकि ये मूव भी कर सकता है, पर जब मूव करता है तो उसमें अपोजिशन भी होती है मूवमेंट में, किस फोर्स के दौरान, विस्कस ड्रैग के दौरान। और कौन सी प्रॉपर्टी पैदा होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। जैसा कि इसमें फ्लूइड मूव कर रहा है और जब भी दो सरफेस मूव कर रही हैं, एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर मूव करती है तो अपोजिशन फोर्स पैदा होता है जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। ऐसा ही इसमें भी फ्रिक्शन पैदा हो रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, विस्कस ड्रैग दो लेयर्स के बीच में। इसलिए हम इस विस्कोसिटी को क्या बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी को दूसरा हम क्या बोलते हैं, बेसिकली विस्कोसिटी को हम दूसरा फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। क्यों फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं, जैसा कि सॉलिड जब मूव करते हैं कि उसके बीच में भी अपोजिशन होती है, यानी क्या होता है, फ्रिक्शन। जब लेयर्स मूव करती हैं उसके बीच में भी अपोजिशन होता है विस्कस ड्रैग की वजह से। तो इस फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन, या प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। तो फ्लूइडिटी, लिक्विड मूव कर सकते हैं लेयर्स के फॉर्म में ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी। जब मूव करते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो या टर्बुलेंट फ्लो करते हैं तो इस एक दूसरे की रफ्तार डिक्रीज करते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी, या क्या बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। तो फ्लूइडिटी और विस्कोसिटी ये दोनों प्रॉपर्टी किसकी होती हैं, बेसिकली लिक्विड की होती हैं। ये फ्लूइडिटी लिक्विड की प्रॉपर्टी किस वजह से होती है, ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स। और उसके अलावा विस्कोसिटी क्यों प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की, जब ये मूव करते हैं तो उसके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, विस्कस फोर्स। विस्कस ड्रैग लगने की वजह से कौन सी प्रॉपर्टी पैदा होती है, विस्कोसिटी। और टेंजेंशियल फोर्स की वजह से लेयर्स के फॉर्म मूव करते हैं, इसलिए कौन सी प्रॉपर्टी पैदा होती है, फ्लूइडिटी पैदा होती है। ठीक है, ये फ्लूइडिटी और विस्कोसिटी दोनों प्रॉपर्टी किसकी होती हैं, लिक्विड की होती हैं। उसके अलावा अगर हम लिक्विड को देखेंगे कि इसमें पार्टिकल के बीच में फोर्सेस लग रहे हैं, एक परपेंडिकुलर फोर्स है और टेंजेंशियल फोर्स है, हमने कहा था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहे हैं। पर ये जो बीच में जो मॉलिक्यूल हैं इसके ऊपर, अगर हम बीच वाले मॉलिक्यूल को हम देखेंगे, इसके सराउंडिंग वाले मॉलिक्यूल इसको क्या करेंगे, इक्वली अपोज करेंगे, इक्वली खींचेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल है, ये सराउंडिंग वाले दो मॉलिक्यूल ये यहाँ पर
राइटवर्ड फोर्स सप्लाई कर रहे हैं, ये मालिक्यूल है सराउंडिंग पर ये लेफ्टवर्ड फोर्स सप्लाई कर रहे हैं, ये मालिक्यूल है दोनों अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स सप्लाई कर रहे हैं। तो ओवरऑल सेंट्रल वाले मालिक्यूल जो बीच में लिक्विड के बीच में होता है, इसके लगने वाले ओवरऑल फोर्सेस क्या होते हैं? अगर ओवरऑल हम फोर्स देखेंगे तो उसका ओवरऑल फोर्सेस जिसको हम नेट फोर्स बोलते हैं वो क्या होता है? जीरो। अगर ये नेट फोर्स जीरो होगा तो वो सब्सटेंस जिसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होता है तो उस सब्सटेंस की बेसिकली जो एनर्जी होती है वो बेसिकली क्या होती है? कम होती है। तो ये जो लिक्विड होते हैं ना, इस लिक्विड के बीच में जो मॉलिक्यूल होते हैं उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होता है? जीरो। और इस जीरो होने की वजह से इसकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है। तो दुनिया में वो सब्सटेंस जो जिसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है और जिसकी वजह से उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है, ऐसा सब्सटेंस क्या होता है? स्टेबल होता है। तो पार्टिकल जो लिक्विड के बीच में रहते हैं इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होता है नेट फोर्स वो जीरो होता है, इसलिए उसकी एनर्जी क्या होती है? कम। इसलिए जो बॉटम पे मॉलिक्यूल यानी बीच में मॉलिक्यूल जो खड़े होते हैं लिक्विड में उसके ऊपर लगने वाले फोर्स जीरो होते हैं, इसलिए एनर्जी भी डिक्रीज होती है, इसलिए जो बीच वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। पर अगर हम लिक्विड के ऊपर जो मॉलिक्यूल खड़े हुए हैं फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स अप्लाई करके ये लिक्विड मॉलिक्यूल अरेंज होते हैं। इस अरेंजमेंट को हम सरफेस बोलते हैं। सरफेस क्या होती है? बेसिकली जब भी पार्टिकल अपने आपस में अपवर्ड डायरेक्शन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ अरेंज हुए होते हैं तो एक जो नेटवर्क बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम सरफेस बोलते हैं। तो ये सरफेस है, इस सरफेस पे ये लिक्विड के मॉलिक्यूल मौजूद हैं, इसके बीच में कौन से फोर्स लगे रहे हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगे रहे हैं। अगर हम देखें कि ये एक मॉलिक्यूल है सरफेस का, इस मॉलिक्यूल के ये साइड वाला मॉलिक्यूल क्या करते हैं? खींचते हैं, और डाउनवर्ड मॉलिक्यूल भी क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। पर अपवर्ड फोर्स क्या कोई भी अप्लाई नहीं करता, क्योंकि अपवर्ड कोई मॉलिक्यूल मौजूद ही नहीं जो उसको क्या अप्लाई कर सके? फोर्स अप्लाई कर सके। तो इसका नेट फोर्स जीरो नहीं होता। ये जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होते हैं इसके साइड वाइज फोर्स तो बराबर होते हैं, पर डाउनवर्ड जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस नहीं होते हैं, क्योंकि ये अपवर्ड जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसमें मौजूद नहीं होते। अगर डाउनवर्ड फोर्स लगेंगे तो नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ, ग्रेटर देन जीरो, इसकी एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है। तो ये जो सरफेस में जो मॉलिक्यूल होते हैं इस पे नेट फोर्स कहां पर एक्ट करता है? डाउनवर्ड। और ये डाउनवर्ड जो फोर्स एक्ट करता है ये एक टेंशन स्ट्रेस पैदा करता है सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से सरफेस बेंट हो जाती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी में जो लिक्विड होते हैं जाहिरा क्या करेंगे? ये मॉलिक्यूल जो होंगे जब डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, ये डाउनवर्ड फोर्स लगेगा तो एक कर्व पैदा हो जाएगी। तो ये सारा जो मॉलिक्यूल जो सरफेस में मौजूद है इसका नेट फोर्स जीरो नहीं होता, ग्रेटर देन जीरो होता है, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो ये एनर्जी को डिक्रीज क्या करने के लिए क्या करते हैं? जो साइड वाले मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये क्या करते हैं? साइड वाले मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं। एक दूसरे पर जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये मॉलिक्यूल एक जगह पर आ जाते हैं। क्या करते हैं? फिर सुने, ये जो मॉलिक्यूल जो बीच में होते हैं इसका नेट फोर्स जीरो होता है, इसकी एनर्जी डिक्रीज होती है। पर जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं इसका नेट फोर्स कहां पर एक्ट करता है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड एक्ट करने की वजह से नेट फोर्स जीरो नहीं होता, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स की। वो एनर्जी जीरो होने की वजह से क्या होता? एनर्जी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है? नेट फोर्स जीरो नहीं होता। तो ये एनर्जी को डिक्रीज करना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा, इसलिए साइड वाइज क्या अप्लाई करता है? फोर्स अप्लाई करता है। साइड वाइज फोर्स अप्लाई करके अपनी जो सरफेस है उसको क्या बनाता है? छोटा बनाता है। जब ये छोटा बनाएगा तो क्या होगा? ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, ये डाउनवर्ड फोर्स और इंक्रीज हो जाएगा और मॉलिक्यूल डाउनवर्ड चले आएंगे। ये जो साइड वाइज फोर्स जो अप्लाई कर रहा है अपनी सरफेस को स्मॉल बना रहा है, ये साइड वाइज फोर्स अप्लाई कर रहा है सरफेस को स्मॉल बन रहा है। जब स्मॉल बनाएगा तो बेसिकली इस पे डाउनवर्ड लगने वाले फोर्सेस भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो ऐसी प्रॉपर्टी लिक्विड की जो क्या करे, जिसमें सरफेस वाले मॉलिक्यूल जो हो वो क्या करें? साइड वाइज फोर्स अप्लाई करके अपनी सरफेस को क्या करें? स्मॉल करें और सरफेस स्मॉल करें, क्योंकि उसके डाउनवर्ड जो फोर्सेस हैं उसको बैलेंस करें। ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की जिसमें क्या करते हैं? जो मॉलिक्यूल सरफेस होते हैं उसमें डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करते हैं। ये डाउनवर्ड जो फोर्स एक्ट करते हैं ये एक डाउनवर्ड स्ट्रेस पैदा करते हैं। ये जो फोर्स डाउनवर्ड अप्लाई हो रहा है सरफेस पर
ये क्या पैदा करता है, टेंशन। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी में लिक्विड के सरफेस वाले मॉलिक्यूल को डाउनवर्ड क्या अप्लाई हो, फोर्स अप्लाई हो और वो बेंट हो जाए, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। और ये क्यों शो करता है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें ओवरऑल फोर्सेस जीरो नहीं होते, एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करता है। डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करने की वजह से ये क्या हो जाती है, सरफेस बेंट हो जाती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं गामा से। जैसा कि इसमें फोर्स जो होता है डाउनवर्ड लगता है इस लेंथ की, यानी सरफेस की लेंथ पर, ये जो फोर्स लेंथ पर लगता है जिसकी वजह से कर्व पैदा हो जाता है सरफेस पर, इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं गामा से। वो बराबर होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ पर। अगर ये डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई होता रहेगा, ये सरफेस बेंट होगी यानी सरफेस टेंशन शो होगा, तो इसको डिक्रीज करने के लिए, सरफेस टेंशन को डिक्रीज करने के लिए इसके पास कौन सा तरीका होता है, ज़्यादा सरफेस टेंशन लार्ज होगा, एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी और नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, तो ये अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा। स्टेबल कैसे करेगा, ज़ाहिरा स्टेबल तब कर सकेगा जब एनर्जी डिक्रीज होगी। और जब एनर्जी कैसे डिक्रीज होती है, जब अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है ना सब्सटेंस पे, तो सब्सटेंस की एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, बेंड पैदा हो रहा है जिसको सरफेस टेंशन बोल रहे हैं। इसको डिक्रीज करने के लिए सरफेस वाले मॉलिक्यूल क्या करते हैं, आपस में जहाँ फोर्सेस की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं, फोर्सेस की क्वांटिटी को इंक्रीज करके अपनी सरफेस को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। जब सरफेस को डिक्रीज कर देते हैं तब इसके डाउनवर्ड जो फोर्सेस होते हैं वो उसकी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है, यानी डाउनवर्ड फोर्सेस इतने ज्यादा नहीं हो सकते हैं, इसलिए उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये जो सब्सटेंस होते हैं, लिक्विड होते हैं, इसकी सरफेस पर नेट फोर्स जीरो नहीं होता, डाउनवर्ड फोर्स एक लगता है जिसकी वजह से सरफेस बेंट हो जाती है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। इसको रिड्यूस करने के लिए मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एक दूसरे के बीच में क्या करते हैं, फोर्सेस अप्लाई करते हैं, सरफेस को डिक्रीज करते हैं। जब सरफेस को डिक्रीज करते हैं तो इतना फोर्सेस नहीं लगता। इस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो लिक्विड की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एक फ्लूइडिटी जो किस फोर्स की वजह से होती है, टेंजेंशियल फोर्स की वजह से, और विस्कोसिटी जो किस फोर्स की वजह से होती है, विस्कस फोर्स की वजह से, और तीसरी क्या होती है, सरफेस टेंशन जो सरफेस पे नेट फोर्स की वजह से होती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे कि जब भी हम लिक्विड को हीट करते हैं, हीट करने की वजह से क्या होता है, लिक्विड के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, मॉलिक्यूल एक दूसरे में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। अगर ये मॉलिक्यूल एक दूसरे में कोलाइड करेंगे तो कोलाइड कर करके एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। इस मॉलिक्यूल को हीट एनर्जी मिली, इसने इसको ट्रांसफर की, इसने इसको ट्रांसफर की, इसने इसको ट्रांसफर की। इस ट्रांसफर करते हुए ये कहाँ तक आएंगे, सरफेस पर आएंगे। ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, ऐसे एनर्जी वाले ट्रांसफरेंस वाले प्रोसेस को हम कन्वेक्शन बोलते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। तो हीट एनर्जी इस लिक्विड के मॉलिक्यूल के पास जा रही है, लिक्विड का मॉलिक्यूल एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, इस ट्रांसफर वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। जब हीट एनर्जी देंगे तो ये हीट एनर्जी एक मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल के कन्वेक्शन के प्रोसेस के जरिए ट्रांसफर होकर कहाँ तक जाएगी, सरफेस वाले मॉलिक्यूल तक जाएगी। जब सरफेस वाले मॉलिक्यूल तक जाएगी, अगर हम थोड़ा हीट और करेंगे, ये मॉलिक्यूल डाउनवर्ड वाले मॉलिक्यूल अपवर्ड वाले मॉलिक्यूल के को और काइनेटिक एनर्जी देंगे। अगर और काइनेटिक एनर्जी देंगे, ये कोलाइड करेगा, और कोलाइड जब करेगा कि तो ये दूर चला जाएगा, फिजिकल फोर्स डिक्रीज हो जाएंगे और ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में सरफेस वाला जो मॉलिक्यूल है वो लिक्विड की सरफेस छोड़कर एयर में चला जाए, हवा में चला जाए, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एवापोरेशन बोलते हैं। ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में लिक्विड को हम हीट एनर्जी दें, कन्वेक्शन के थ्रू वो मुंतकिल करके किसको दे, सरफेस वाले मॉलिक्यूल को, और सरफेस वाले मॉलिक्यूल के फिजिकल बॉन्ड पे वीक हो जाएं, जीरो हो जाएं, और सरफेस वाला मॉलिक्यूल अपनी सरफेस छोड़कर चला जाए, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एवापोरेशन बोलते हैं। और दूसरा प्रोसेस होता है वेपोराइजेशन। इसमें क्या होता है, जब भी हम हीट करते हैं तो ये लोअर मॉलिक्यूल जो होता है एनर्जी लेके क्या करता है, सरफेस पर चला जाता है। लोअर मॉलिक्यूल, बॉटम वाला मॉलिक्यूल अगर सरफेस पे चला जाएगा और अगर हम इसको और हीट देंगे तो ये भी वेपर में कन्वर्ट होगा, पर इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन बोलते हैं। ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में बॉटम वाले मॉलिक्यूल हीट एनर्जी लेके सरफेस तक जाएं, सरफेस से निकल जाएं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। अगर ये सब्सटेंस के सरफेस वाले मॉलिक्यूल एनर्जी लेके ऊपर चले जा रहे हैं जो सरफेस में मौजूद हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एवापोरेशन बोलते हैं। तो पहले जो फास्ट प्रोसेस होता है
इसमें हीट एनर्जी मुंतकिल होकर पहले सरफेस को मिलती है और क्या होती है, पहले पहले एवापोरेशन होती है। पर जो वेपोराइजेशन होती है इसमें पार्टिकल जो बॉटम में होता है ये एनर्जी जब ऊपर जाना चाहता है ये सराउंडिंग वाले मॉलिक्यूल के साथ हीट एनर्जी शेयर करता है, इसलिए मॉलिक्यूल जो होता है सरफेस में तक पहुंचने पर उसको बहुत टाइम लगता है और निकलने में भी टाइम लगता है। यानी वेपोराइजेशन जो होता है एक स्लो प्रोसेस होता है, पर एवापोरेशन क्या होता है, एक फास्ट प्रोसेस होता है। जब एवापोरेशन होगा तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल तो चला जाएगा पर इसके सराउंडिंग वाली जो हीट एनर्जी है उसको भी लेकर आगे चला जाएगा। जब एवापोरेशन हो जाएगी तो क्या होगा, सब्सटेंस ओवरऑल लिक्विड मॉलिक्यूल का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कूलिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो एवापोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस होता है। कूलिंग प्रोसेस क्यों होता है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल जो सरफेस पे होते हैं ये ओवरऑल हीट एनर्जी को लेके क्या करते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी ओवरऑल हीट एनर्जी को लेकर जाते हैं, हीट टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं। इसलिए एवापोरेशन कौन सा प्रोसेस होता है, कूलिंग प्रोसेस होता है। तो हमने ये कंटेनर, ओपन कंटेनर में हमने लिक्विड रखा, इसको हीट एनर्जी दी और उसमें क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़कर जा रहे हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम एवापोरेशन बोलते हैं। पर अगर हमें ये कंटेनर और लिया है, इसमें हमने क्या किया है, इस कंटेनर को क्लोज कर दिया है। अगर क्लोज कर देंगे तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल सरफेस पे है, इसको हम हीट एनर्जी देंगे तो ये मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ जाएगा, यानी क्या शो करेगा, एवापोरेशन। जब ये मॉलिक्यूल इससे जाना ऊपर चला जाएगा, ऐसा ऐसा ऊपर चला ही जाएगा, तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल टकराएगा किससे, इस कंटेनर को जिस कवर से हमने कवर किया है उस कवर से टकराएगा तो इस कवर को एनर्जी देगा। जब कवर को एनर्जी देगा तो एनर्जी लॉस करके ये मॉलिक्यूल वापस इस सरफेस पे आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, बेसिकली टू प्रोसेस हो रहे हैं इसमें। जब कंटेनर क्लोज है तो क्या हो रहा है, तो हीट एनर्जी जो है सरफेस वाला मॉलिक्यूल लेकर एवापोरेशन शो करके किधर एवापोरेशन शो करता है और कंटेनर से टकरा कर हीट एनर्जी लॉस करके वापस लिक्विड में कन्वर्ट होता है। जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। तो जब भी कंटेनर ओपन होगा, हीट एनर्जी देंगे तो कौन सा प्रोसेस शो होगा, सिर्फ एवापोरेशन। पर जब कंटेनर क्लोज होगा तो क्या होगा, एवापोरेशन शो करेगा मॉलिक्यूल, वही मॉलिक्यूल कौन सा प्रोसेस शो करेगा, कंडेंसेशन। हीट एनर्जी देंगे तो पहले कौन सा प्रोसेस होगा, एवापोरेशन। जब ये टकराएगा कवर के साथ तो कवर के साथ टकराने के बाद वापस आएगा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। जब ये मॉलिक्यूल जो एवापोरेट हो रहे हैं, जितने मॉलिक्यूल एवापोरेट हो रहे हैं, अगर ये इसके ऊपर टकराएंगे और टकरा कर कौन सा प्रोसेस शो करेंगे, कंडेंसेशन। यानी जब एवापोरेशन की रफ्तार और कंडेंसेशन की रफ्तार बराबर हो जाती है ना, तो ज़रा ये प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, प्रेशर अप्लाई करके ये अपनी एनर्जी लॉस करते हैं और क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, यानी कंडेंसेशन का फिनोमेना शो करते हैं। तो जब ये एवापोरेशन, जितने मॉलिक्यूल एवापोरेशन शो कर रहे हैं, जितनी एवापोरेशन की रफ्तार है उतनी जब कंडेंसेशन की रफ्तार हो जाएगी तो इस सरफेस के ऊपर एक प्रेशर पैदा होगा। उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो वेपर प्रेशर भी किसकी प्रॉपर्टी होती है, एवापोरेशन भी किसकी प्रॉपर्टी होती है, बेसिकली लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। ये कब शो करता है, सिर्फ एवापोरेशन जब कंटेनर क्या ओपन हो। पर ये कंटेनर जब क्लोज होगा तो ये एवापोरेशन के साथ क्या शो करेगा, फर्स्ट ऑफ कंडेंसेशन भी शो करेगा। तो पहले क्या होगा, हीट एनर्जी देंगे तो एवापोरेशन होगी, थोड़े लार्ज अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल हीट एनर्जी लेके एवापोरेट हो जाएंगे और स्मॉल मॉलिक्यूल कंडेंस होकर वापस अपनी जगह पे आएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, जब एवापोरेशन और कंडेंसेशन की रफ्तार बराबर हो जाएगी, रेट बराबर हो जाएगा, तो एक प्रेशर पैदा होगा सरफेस के ऊपर। इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो एवापोरेशन, कंडेंसेशन, एवापोरेशन सिर्फ किस में शो होता है, ये ओपन कंटेनर में। पर जब क्लोज कंटेनर होता है तो एवापोरेशन के साथ कौन से प्रोसेस शो होती है, कंडेंसेशन। अगर इसकी रफ्तार इक्वल हो जाए तो कौन सा प्रेशर पैदा होता है, वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर भी किसकी प्रॉपर्टी होती है, बेसिकली लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। उसके अलावा हमने देखा कि जब ये कंटेनर ओपन है, इसको हम हीट एनर्जी दे रहे हैं। हीट एनर्जी जब देते हैं तो मॉलिक्यूल के बीच में कोलियन इंक्रीज होती है। मॉलिक्यूल जो होते हैं बेसिकली क्या करते हैं, मॉलिक्यूल की कोलियन इंक्रीज होती है, फिजिकल बॉन्ड वीक हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, तो मॉलिक्यूल लिक्विड के किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में। तो ऐसा प्रोसेस, जिस प्रोसेस में ओवरऑल लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं। और वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे ये लिक्विड जो होगा, सरफेस लिक्विड जो होगा वो बेसिकली
गैस में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्टेट ऑफ मैटर जिसमें मालिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो कम हो, मालिक्यूल डिस्टेंस पे लाए हो, जिसकी वजह से उसको डेफिनेट शेप ना हो पर डेफिनेट वॉल्यूम हो, उसके कंप्रेशन ना शो करे पर कंट्रैक्शन शो करे, या फ्रीजिंग शो करे टेम्परेचर के डिक्रीज होने पर, एक्सपेंशन शो करे टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर, उसमें डिफ्यूजन कम हो, प्रेशर अप्लाई करे पास्कल लॉ के हिसाब से, उसमें फ्लूइडिटी हो टेंजेंशियल फोर्स की वजह से, और विस्कासिटी हो ड्यू टू विस्कस ड्रैग, और वो सरफेस टेंशन शो करे, वेपोराइजेशन एवापोरेशन शो करे, और पेपर प्रेशर उस भी प्रॉपर्टी हो इसमें, और बॉइलिंग पॉइंट भी शो करे। ऐसी स्टेट ऑफ मैटर को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं। ठीक है, ऐसे स्टेट ऑफ मैटर को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं। और इस लिक्विड के टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ विस्कासिटी के, जो अगर लिक्विड जो होंगे अगर इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होगा तो इसमें विस्कस ड्रैग भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ऐसे लिक्विड को हम विस्कस लिक्विड बोलते हैं। और ऐसे लिक्विड जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बीच में कम है तो विस्कस ड्रैग भी कम होगा, ऐसे लिक्विड को हम नॉन विस्कस लिक्विड बोलते हैं। लाइक हनी भी एक लिक्विड है, पर उसको हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये लेयर्स के फॉर्म में तो मूव करती है, पर इसमें जो फोर्स लगता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाई होने की वजह से इसमें फोर्स बहुत ज्यादा होता है, विस्कस ड्रैग बहुत ज्यादा होती है, यानी क्या ज्यादा होती है, विस्कासिटी, ये आसानी से मूव नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, विस्कस लिक्विड। और ऐसे लिक्विड जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है बहुत ज्यादा, ऐसे लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, नॉन विस्कस लिक्विड बोलते हैं। और ऐसे लिक्विड जिसमें जब भी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के बीच में अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत वीक हो जाएंगे तो क्या होगा, थोड़ी एनर्जी हासिल करते ही ये मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे लिक्विड जिसमें मॉलिक्यूल रूम टेम्परेचर पे ही सराउंडिंग के थोड़ी एनर्जी ऑब्टेन करते ही वो लिक्विड से गैस में तब्दील हो जाए, ऐसे लिक्विड को हम वोलेटाइल लिक्विड बोलते हैं। और ऐसे लिक्विड जिसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है या थोड़ी एनर्जी लेके लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं होते, ऐसे लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल लिक्विड बोलते हैं। तो हनी एक विस्कस लिक्विड है, वाटर एक नॉन विस्कस लिक्विड है, पेट्रोल जो होता है वो बेसिकली एक वोलेटाइल लिक्विड होता है, और वाटर एक वोलेटाइल लिक्विड नहीं होता है। इसलिए स्टेट ऑफ मैटर को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड स्टेट बोलते हैं। Thank you very much.